मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभणी शहर के मुमताज नगर के क्रीडा मैदान में जिस तरह से 1,80,00,000 रुपए का महानगर पालिका की जानिब से खर्च किया गया है, ऐसा बताया गया था। उसी के चलते जिस तरह से 9 फरवरी 2022 को मुमताज नगर के लोगों ने मैदान के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई और यहाँ पर 2016-2017 में 1,80,00,000 रुपये ऐसा यहाँ पर लगाया गया है और जिसमें किसी तरह का कोई यहाँ पर काम नहीं है। इस बात का निवेदन परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देते वक्त मोहम्मद खुर्रम उर्फ अज्जू बेग, पटेल गौस, जैन, रशीद मास्टर, डॉक्टर अफवान खान इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद में ये मांग की है कि मुमताज़ नगर के प्रभाग क्रमांक 3 के जिस तरह से मैदान में तत्काल चौकसी की जाए। इसमें 1,80,00,000 रुपए का जो खर्च हुआ था, ये खर्च कहाँ पर हुआ है और खर्च कहाँ पर हुआ है ये बहुत ज़रूरी है बताना। और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक 1,80,00,000 रुपये ये किन लोगों ने गबन किया है, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। खुर्रम बेग, मैं मेरे 3 नंबर वार्ड मुमताज़ नगर धार रोड परभणी यहाँ से आया हूँ। मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ और मेरे पीछे सब मुमताज़ नगर ग्राउंड के लोग आए हुए हैं। मैं इसकी मांगनी करने आया हुआ हूँ कि मेरे को वो ग्राउंड होना था। हमारे वहाँ के बच्चों का, लोगों का, सबका ये बोलना है कि वो ग्राउंड होना उनको खेलने के लिए। और वो ग्राउंड बनाने के लिए मैं खासदार मैडम के पास गया, आमदार साहब के पास गया कि हमको इसके वास्ते कुछ निधि दो, मगर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोले कि इस पे निधि दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे पैसे उठा दिए हुए हैं। और एक अमृत योजना बोल के है, वो योजना में 1,80,00,000 रुपये आए थे। तो 1,80,00,000 रुपये इस ग्राउंड के ऊपर खर्चा हुए। और मैं ये पूछना चाह रहा कि भाई ये जो खर्चा हुआ तो ये पैसे गए कहाँ, किधर गए पैसे, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ तो मालूम हो ना। तो हमने आयुक्त, पहले हम कलेक्टर मैडम के पास गए, उनको निवेदन दिए, उनको बोले कि हम ये चौकसी करो। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे आयुक्त साहब के पास आए। आयुक्त साहब का ये काम है, सबसे मेन उन्होंने है और उनका ये काम है इसकी चौकसी करना, इसका पूरा अहवाल रखना और इसकी डिटेल माहिती। इनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इनको जब नहीं मालूम कि भाई ये ग्राउंड में के पैसे आए किधर और गए किधर, तो चल रहा क्या आखिर। मेरे को ये समझने का है कि भाई इतनी क्या धांधली चल रही है। आज इतना 1,80,00,000 रुपये खर्चा हुए तो वो गए कहाँ। और ये आज हमने तो निवेदन दिए, आधे घंटे में उन्होंने राइटिंग में बोले कि मैं 15 दिन में चौकसी करके बोलता। अगर से उन्होंने नहीं बोले तो उसके बाद हम उपोषण पे भी बैठेंगे। हिजाब मामले को लेकर जिस तरह से कर्नाटक में एक नौजवान बच्ची ने जिस तरह से अकेली बच्ची ने पूरे संघियों को निपटा और चारों को ने चित कर दी, उसी के चलते परभणी शहर महानगर पालिका प्रभाग नंबर 3 के नगर सेवक महमूद खान और इनके साथियों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई, इसी के चलते परभणी के नानलपेट पुलिस स्टेशन की जानिब से इन्हें परमिशन नहीं दी गई। उसके बावजूद इन्होंने जिस तरह की आवाज़ उठाई है, आइए जानते हैं किस तरह का आंदोलन इन्होंने किया है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। इनके साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर रवि सोन कामड़े ये भी मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन लोगों की ज़बानी। आज जो धार रोड पे प्रोग्राम रखा गया था, हमारे महमूद खान साहब प्रभाग क्रमांक 3 के नगर सेवक और रवि भैया सोनू ने, तो आज हमको नगर नालापेट से एक नोटिस आई है कि प्रोग्राम रद्द किया जाए। मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। मैं जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आँखों में ख्वाब देखा है, कहेंगी ये दुनिया सदियों तक कि हमने भी नकाब में इनकलाब देखा है। तक में कल जिस तरह से हमारे देश के बेटी के साथ कॉलेज में कुछ आरएसएस के लड़कों ने जिस तरह का बदसलूकी किया है, उसका पूरे देश में जाहिर तरह से निषेध हो रहा है। वैसा आज हमारे परभणी में हमारे सभापति माजी महमूद खान साहब, उनके नेतृत्व में आज हमने
यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम निषेध का रखे थे, मगर नानलपेट के पीआई कुंदन वाघमारे साहब का निरोप आया कि आपको हम यहाँ परमिशन नहीं देने वाले, इसलिए आप कोई बड़ा कार्यक्रम मत रखो। तो हमने वाघमारे साहब की रिक्वेस्ट को मान्यता देते हुए हमने ये कार्यक्रम रद्द किया है। लेकिन जिस तरह से उस बेटी के साथ जुल्म हुआ है, पूरे देश की बेटी, पूरा देश का दलित, पूरा देश का हिंदू उस बच्चे के साथ यहाँ पे खड़ा है और हम वो वाले प्रकार का पूरा जाहीर निषेध करते हैं। धन्यवाद। राज्यामध्ये RSS BJPच्या सरकारने जो धार्मिक उन्माद चालवलेला आहे, मी त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। काल आमची बहीण मुस्कान हिला कॉलेजच्या गुंडांनी घेरून अक्षरशः जो धार्मिक उन्माद दाखवला, त्रास दिला, त्याबद्दल आमची राष्ट्रपतीकडे तक्रार आहे, मागणी आहे। पहिल्यांदा राष्ट्रपती महोदय यांनी कर्नाटकातील मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि गृहमंत्र्यांना त्वरित निलंबित करावं, यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। दुसरी आमची मागणी आहे, सच्चर कमिशनच्या धर्तीवर मुस्लिम अल्पसंख्याक बांधवांना शैक्षणिक सेवा सुविधा देण्यात याव्यात। तिसरी आमची मागणी आहे, मुस्लिम समुदायाला ॲट्रॉसिटीच्या धर्तीवर कडक संरक्षक कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी। आणि सगळ्यात महत्त्वाची आमची मागणी अशी आहे की हा जो काही इस्लामला, मुस्लिमांना बदनाम करण्याचा देशभरामध्ये अजेंडा चालवलेला आहे, त्या बदल्यात RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि संघ परिवारावर जाहीररित्या बंदी आणण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन आम्ही देशभर जनजागृती करतोय। उद्यापासून आम्ही सबंध भारतभरात निवेदन देणार आहोत। मी या ठिकाणी कर्नाटक सरकारचं आणि त्या सगळ्या ब्राह्मणी छावणीचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। धन्यवाद। जय भारत। आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमको इस कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है, और हम ये कार्यक्रम जो हमारी बहन है कर्नाटक की मुस्कान खानम, जो उसके साथ बदसलूकी की गई है, और जो हमारे हिजाब को लेकर ये लोग तरह तरह के हर बार नए मामले ला रहे हैं, तो मैं इसके लिए एक शेर कहूँगा कि यूं ही खामोश खड़े रहते हैं जो लोग बड़े हैं, वो बड़े ही रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, कहीं ताज हमारे जूतों में पड़े रहते हैं। और मैं आए हुए हमारे ये बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो बहन को भी जो कर्नाटक की शेरनी है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, उसके हिम्मत को लाख सलाम, लाख सलाम। कर्नाटक में जो हालात है अभी, और जो हालात वहाँ पर हुए हैं, और हिजाब को लेकर जो अभद्र भाषा, कॉलेज के अंदर शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र कॉलेज, IT, बड़ा IT कॉलेज है वो, और वहाँ पर ये हरकत होना, और पूरे कर्नाटक में जो RSS का खेल चल रहा है, हिंदू एंड मुसलमान डिवाइडेशन, इसका हम विरोध करते हैं। और ये जो हिजाब को लेकर टिप्पणियाँ चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका भी हम विरोध करते हैं। और ये जो सभी लोग आए और फिर हमको नोटिस दी गई है नानलपेट PI कुंदन वाघमारे जी की तरफ से, तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और ये प्रोग्राम को हमने कैंसिल किया है। और आगे इंशाल्लाह हमको जैसी हाल में परमिशन मिलेगी उस हाल में इस प्रोग्राम को हम आगे करने की कोशिश करेंगे। आने वाले लोगों का सबका शुक्रिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जिस तरह का वक्तव्य किया है कि कोरोना महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ है, ऐसा वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस की जानिब से लगाया गया है। आज परभनी जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका जाहिर निषेध किया गया है। कांग्रेस कमेटी, परभनी की कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस वक्त कांग्रेस के सभी नेतागण मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये आवाज़ उठाई है और आवाज़ निषेध व्यक्त किया है। जिस तरह से निषेध व्यक्त किया गया है, जिस तरह से आंदोलन किया गया है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इनके आदेश पर परभनी में नरेंद्र मोदी इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। इस वक्त आंदोलनकर्ताओं में परभनी शहर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार, बाला साहब देशमुख, इरफानुर रहमान खान, भगवान दादा वाघमारे, गुलमीर खान, रवि सोनकांबड़े, महमूद खान, मलिका गफ्फार, अतीकुर रहमान, अकबर जागीरदार, मतीन शेख, अब्दुल रईस, अब्दुल सईद, वसीम कबाड़ी, सुधीर कांबड़े, सत्तार पटेल, खदीर लाला हाशमी, जानूबी दुर्रानी मैडम, मैमुना बी, दिगंबर खरवड़े, एजाज खान, गफ्फार खान, इनके साथ में बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। नाना भाव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना भाव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना भाव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नाना भाव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना भाव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
आदेशानुसार आज परभणी शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे मोदी सरकारच्या भावे निषेध करण्यात आले आहे। या मोदी सरकारने संसदमध्ये सारे देशाचे लोकांची दिशाभूल केलेली आहे आणि मी मोदीला यांना वारंवार आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे सांगतो की तुम्ही जाहीर महाराष्ट्र जनताची जाहीर माफी मागावे। 10,000 करोड लोकांचे तुम्ही अपमान केलेले आहे। महाराष्ट्राचे सगळे कार्यकर्ता काँग्रेसमध्ये जे कोरोना काळामध्ये चांगले काम केलेले आहे त्याच्या हे पावती आहे की मला हे सांगा की कुणाला मदत करणं हे की पाप आहे का? हे पाप असेल तर काँग्रेसने हे पाप केले। कोरोनामध्ये कोणाला मदत करायचे हे पाप असले तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हे पाप केले। आम्ही मोदी सरकारचा जाहीर निषेध करतो। नाना भाऊने जसं ठरवलेलं आहे मोदी सरकारने माफी मागावे, नाही माफी मागितले तर आम्ही BJPचे एक बी नेत्याला महाराष्ट्रामध्ये फिरू देणार नाही। आणि आज जे आम्ही आंदोलन केलं काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं, त्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या जनतेला खोटं बोलून फसवणूक करणाऱ्या मोदी सरकारचा आज आम्ही महिला काँग्रेसच्या वतीनं निषेध करतो। पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान केला। त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून काँग्रेस पक्षातूनच नाही तर कुठल्याही पक्षाचा असो, कुठल्याही धर्माचा व्यक्ती असो, प्रत्येकजण दुखावला गेला। कारण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसनं, काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अत्यंत चांगलं काम केलं। कोरोनाच्या काळात गरिबांना मदत केली, कुणालाही उपाशी मरू दिलं नाही, आरोग्याच्या सेवा दिल्या। आपल्या परभणीत सुद्धा तशा प्रकारे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे किट वाटप केले सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी। काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं सन्मानसुद्धा शासनाकडून काँग्रेसवाल्यांचा करण्यात आला। परंतु असं असताना नरेंद्रजी मोदींचं हे वक्तव्य म्हणजे अत्यंत बालिशपणाचं, चोराच्या उलट्या बोंबा। भाजप नेहमीच चोराच्या उलट्या बोंबा अशा प्रकारचं शेख चिल्लीसारखं वक्तव्य करणं आणि देशाला बुडवणं किती शर्मनाक काम आहे, पंतप्रधानाला शोभत नाही। म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रामधून असंतोष होता। त्या असंतोषामध्येच प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना भाऊंनी निर्णय घेतला, काँग्रेस पक्षानं निर्णय घेतला की काँग्रेस पक्षाचा अपमान नाही, हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे आणि हा महाराष्ट्राचा अपमान केल्याबद्दल नरेंद्र मोदींनी या महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशा प्रकारे आमची मागणी आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान, इन्हें लोकसभा का आने वाले 2024 के लोकसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है श्रद्धेय बाड़ा साहब अम्बेडकर इनकी जानिब से। और जिस तरह से इन्हें लोकसभा का आने वाला कैंडिडेट के तौर पर इन्हें डिक्लेयर किया गया है, उसी के चलते परभनी जिला कार्यकारिणी की आज बैठक ली गई है और जिसमें परभनी जिले के तमाम तालुकों के लोगों को इस वक्त बुलाया गया है। इस वक्त निरीक्षक के तौर पर प्राध्यापक विष्णु जाधव ये आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर परभनी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की और बैठक में जिस तरह से इन्होंने बताया है, मार्गदर्शन किया है कि किस तरह से हमें लोकसभा को अचीव करना है, लोकसभा में किस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्हें भेजना है और उसी के साथ में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका और महानगर पालिका के इलेक्शन भी किस तरह से निवडणूक में हमें अपनी पार्टी का प्रचार करना है और हमारे अपने वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को किस तरह से कामयाबी के साथ में विनर करना है, इन्हें किस तरह से इनकी सीट से निकालना है, ये भी प्लानिंग की गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मार्गदर्शन इन लोगों ने किया है। एमआईएम ने अपना एक पत्र निकाला, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र निकाला कि हमारी युति नहीं रहेगी क्योंकि उनकी मांग नहीं थी कि हम उनको 100 सीट दिया जाए, जबकि 2014 में वो 24 सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़े थे। बाड़ा साहब ने उनको कहा कि आप 24 पर लड़े, हम आपको 30-35 सीट दे देंगे, लेकिन उनका इरादा और उनका सोच कुछ अलग थी। उन्होंने युति तोड़ी, इम्तियाज जलील ने पत्र निकाला और युति तोड़ी। फिर भी बाड़ा साहब ने कहा कि हम इस पत्र को नहीं मानते, हमारा युति नहीं टूटा है जब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से हम नहीं सुन लेते। ये मकसद रहा। और आज हमको क्या जरूरत है कि मुस्लिम समाज को मजलिस की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया कि आपको एक नेता, एक लीडरशिप को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्र लेवल पर हो, वहां से या प्रदेश लेवल पर हो या फिर आते आते जिले लेवल पर हो, हमको एक लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा। और आज हमारी स्थिति इस तरह से क्यों आ गई? हमारी स्थिति इस तरह से इसलिए आई है
कि जो राजकारण हम 80% हमको राजकारण करना चाहिए हमारे विरोधी दलों के साथ, वो 80% राजकारण हम अपने आप में करते हैं। भाई मेरा क्या है, मैंने तो लोकसभा उम्मीदवार यहाँ पर 2019 से लड़ा और यहाँ पर अध्यक्ष 2 रह चुके हैं भारी बहुजन महासंघ। ये मैं मानता हूँ बात के 2019 के चुनाव में मुझे किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि भारी बहुजन महासंघ कौन सा पक्ष है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद आज हम सब लोग इकट्ठा होने का मकसद क्या है कि ये चीजों को हमको भूलना पड़ेगा, एक नेतृत्व को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे कोई भी जिला अध्यक्ष हो, वहां पर जिले का नेतृत्व को अगर जिला अध्यक्ष करता है तो यानी कि वो बाड़ा साहब का नेतृत्व कर रहा है। मुझसे पहले चाहे कोई जिला अध्यक्ष रहे तो मेरे बाद कोई और जिला अध्यक्ष आएगा। अगर हम ये चीज आपस में अगर करते रहेंगे तो यकीनन मैं बताता हूँ, जिस तरह से दादाराव पंडित ने कहा कि आने वाले परिणाम क्या होंगे, लोकसभा में जिंतूर कोई बोडीकर साहब के पास रहेगा। ये सब लोग की मिली भगत है। मध्यवर्ती बैंक के चुनाव हुए, सबने देखा कि क्या हुआ, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी एक अलग नजरिया, एक अलग पक्ष, ये सबसे हटकर नजर आता है। और आज जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि एक हमको बदलाव चाहिए। अगर ये बदलाव चाहिए तो लोकल ग्राउंड, स्थानिक तौर पर हमको राजनीति में सोचना पड़ेगा। हमको ये जो मिली भगत, एक थाली के चट्टे बट्टे जिसे कहते हैं, उससे हटकर हमको अपने आप को बताना पड़ेगा जनता को कि हम ये थाली के चट्टे बट्टे नहीं है। हम अपना एक अपोजिशन खड़ा कर सकते हैं। 20 वर्ष में आयुक्त एक आंदोलनकर्ता के पास नहीं आता, लेकिन वही वंचित बहुजन अघाड़ी का कारनामा है कि आयुक्त को उठकर मजबूर होना पड़ा आने के लिए। ये अपोजिशन चाहिए, ये इनसे लड़ने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज परिस्थिती फार भयानक आहे दोस्तों। परिस्थितीचं गांभीर्य आणि किती घेतो आम्ही ठरवलं पाहिजे। राज्य पातळीवर, देश पातळीवर आज जे चित्र झालेलं आहे आणि त्या चित्राला कोण जबाबदार आहे याची जर आम्ही आत्मपरीक्षण केलं तर हे फार भयानक आहे। आणि म्हणून या प्रसंगी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना संकल्पित असलेला जो रिपब्लिकन पक्ष होता याची पूर्ण प्रतीती या आपल्या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आणलेली आहे। आणि म्हणून या निमित्तानं सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणारा जर भारतातला कोणता नेता असेल तर त्या नेत्याचं नाव आहे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर। पाटील यांनी दाखल केलेला आहे विधान परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सतत मेहनत घेऊन जवळजवळ 3 ते 4 महिने सातत्याने त्याचा अभ्यास केला। वेगवेगळ्या विषयावर अभ्यास करून देशातल्या तज्ज्ञ वकिलांची परामर्शाने चर्चा करून ते मोहम्मद पैगंबर बिल जगामध्ये एकमेव पहिला कायदा बाळासाहेबांनी विधान परिषदेमध्ये महाराष्ट्राने दाखल केलेला आहे। आणि तोच कायदा देशाच्या संसदेमध्ये मांडण्याचं भाग्य आपल्या परभणी जिल्ह्याचे आमदार खासदार अलमगीर खान यांना ती संधी मिळावी असं बाळासाहेबांचं स्वप्न आहे की संसदेमध्ये पहिला खासदार अलमगीर खान यांनी जावं आणि ते बिल तिथं मांडावं। त्यासाठी इतक्या तातडीनं आणि त्या स्वप्नासाठी अलमगीर खान यांना उमेदवारी साहेबांनी त्या दिवशी जाहीर केली आणि तसे आदेश दिले, त्याप्रमाणे कार्यक्रमही चालू झालेले आहेत। त्यामध्ये 55 बरोबर आहे की आता निवडणूक होती थोडं आपला जायचं नाही। 55 जिल्हा परिषद गट आहेत, तर प्रत्येक गट प्रमुख। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ
एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।